बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 21 किस्तें सुन चुके हैं और अब 22वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। मैं इस सड़क पर ज़्यादा दूर नहीं गया था कि एक कार पीछे से नजर आई। मैं सड़क के किनारे हो गया। नीले रंग की खूबसूरत सी कार मेरे नज़दीक से गुजर गई। उसकी ड्राइविंग सीट पर सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। थोड़ी दूर आगे जाकर कार के ब्रेक चरचराए और फिर वो रिवर्स होने लगी। चंद लम्हात के बाद वो मेरे नज़दीक आकर रुक गई। अरे माइकल, कहाँ जा रहे हो? सुनहरे बालों वाली लड़की ने चश्मा उतार कर बेतकल्फी से कहा। बस यूं ही आवारागर्दी कर रहा हूँ, आओ मेरे साथ, एक कप चाय हो जाए, आओ ना। उसने कहा। मैं एक लम्हे के लिए हिचकिचाया और फिर एक गहरी सांस लेकर कार में बैठ गया। लड़की ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। और सुनाओ, कैसी हो? उसने कहा। बस ठीक हूँ, मैं 3 दिन कबल फ्रांस से आई हूँ। ओह अच्छा, मैंने खिलाकर कहा। ये बॉबी कहाँ है आजकल? मैंने अपने आने की इतला भी भेजी थी लेकिन वो तो मिलने भी नहीं आई, उलझी हुई है आजकल। क्यों, खैरियत? बस उसके मशागल। मुझे तो तुम भी अफसुर्दा नजर आते हो, आवाज़ भी भारी भारी हो रही है, कोई खास बात तो नहीं है? तो सही, लेकिन इत्मीनान से बताने की बात है, चाय के दौरान बताऊंगा, मैंने कहा और लड़की हंस पड़ी। जरूर जरूर, उसने कहा और सामने देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कार एक खूबसूरत मकान के अहाते में रोक दी। एक मुलाजिम ने जल्दी से आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया। मैं भी नीचे उतर गया। चंद लम्हात के बाद मैं आरास्ता ड्राइंग रूम में था। यहाँ तक आते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे इस मकान में लड़की के अलावा कोई और मौजूद ना हो। मुलाजिम बाहर ही रह गया था। एक्सक्यूज मी माइकल, मैं अभी आई। जरूर, मैंने गर्दन हिला दी और वो ड्राइंग रूम से निकल गई। लड़की माइकल के मेकअप से धोखा खा गई थी। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन दफअतन मेरे देन में बिजली सी चमक गई। क्या वाकई वो माइकल के धोखे में मुझे यहाँ लाई है? मैं फौरन ही अपनी जगह से उठा और जस्ट लगाकर ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर निकल आया। ड्राइंग रूम से सिर्फ चंद गज दूर एक दरवाजे में लड़की दाखिल हो रही थी। मैंने इधर उधर देखा और फिर खुद भी दरवाजे के पास पहुंच गया। लड़की ने बटन दबाकर कमरे में रोशनी की थी। मैंने होल से आंख लगा दी। लड़की सामने ही थी। उसने एक मेज पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और किसी के नंबर डायल करने लगी। मेरा दिल धड़क उठा था। क्या मेरा अंदाजा दुरुस्त है? क्या लड़की मेरी असलियत से वाकिफ है? मैंने की होल से आंख हटाकर कान लगा दिया। लड़की की आवाज सुनाई दी। हेलो, पेनी बोल रही हूँ। यस सर, मैं उसे यहाँ ले आई हूँ। यस सर, वो ड्राइंग रूम में मौजूद है। जो हुक्म जनाब। जी हाँ, मेकअप में है, माइकल के मेकअप में। बहुत बेहतर जनाब। हाँ मैं जानती हूँ। कितनी देर में जनाब? ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत मुनासिब, उसने कहा और फिर रिसीवर रखने की आवाज सुनाई दी। मैं एक ठंडी सांस लेकर वहां से हट आया। चाहता तो इसी दौरान यहाँ से फरार हो सकता था, लेकिन फरार होकर कहाँ जाता। चुनाचे मैं ड्राइंग रूम में वापस आ गया। सोफे पर बैठकर मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही थी। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया था और बड़े सब्र सुकून से सब कुछ बर्दाश्त करता आ रहा था। मकसद यही था कि किसी तरह मेरी शख्सियत उनकी निगाह में ना आए। मैं वही रहूं जो फराना के सामने था। लेकिन मुझे ज्यादा सोचने के लिए वक्त नहीं मिल सका। लड़की वापस आ गई। बोर तो नहीं हुए माइकल? नहीं, ठीक हूँ। चाय कहाँ है? बस अभी मुलाजिम ला रहा होगा, मैंने कह दिया है। क्या यहाँ सिर्फ एक ही मुलाजिम है? हाँ, वो भी फालतू है, घर की निगरानी के लिए रख छोड़ा है। मम्मी और डैडी तो फ्रांस में ही हैं, तुम यहाँ तन्हा हो? बिल्कुल। वो हंस पड़ी और मैं सोफे से टिक गया। काफी तब्दीलियां आ गई हैं तुम्हारे अंदर। तुम तो एक हंसमुख इंसान थे। उसने कहा। मैंने कहा ना, उसकी एक वजह है जो चाय पीने के बाद बताऊंगा। दिलचस्प शर्त है, उसने शाने हिलाकर कहा। 2-3 मिनट के बाद चाय आ गई। चाय के साथ चंद दूसरी चीजें भी थी। उसने प्लेटें मेरे सामने सिरका दी और खुद चाय बनाने लगी। मैंने उसके हाथों पर पूरी तवज्जो रखी थी। बज़ाहिर तो कोई गड़बड़ मालूम नहीं होती थी। उसने एक प्याली मेरी तरफ बढ़ा दी। उसके बावजूद मैंने उस वक्त तक चाय की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया जब तक कि उसने खुद भी चाय उठाकर 2-4 घूंट ना ले लिए। हाँ माइकल, अब तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। हाँ, लेकिन पेनी डियर, मेरे ख्याल में अब इसकी गुंजाइश भी तो नहीं रही। मैं नहीं समझी, उसने कहा। मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर उसकी आंखों का रंग बदल गया था। तुम जानती हो कि मैं माइकल नहीं हूँ। मैंने आखिरी घूंट लेकर चाय की प्याली रख दी। माइकल नहीं हो, फिर कौन हो? उसने खौफजदा लहजे में पूछा। यह अदाकारी बेमैनी है पेनी। तुमने किसी को फोन पर मेरे बारे में इतला दी है, मैं ये सुन चुका हूँ। लेकिन मुतमईन रहो, मेरे हाथों तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं सिर्फ तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ पेनी। कैसी गुफ्तगू? अब उसके लहजे से हकीकी खौफ झलक रहा था। एंड्रक क्या चाहता है?
आज तक मुझसे डैनी मार्श का पता पूछा जाता रहा है। ये हकीकत है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं फराना या मार्क के आम दोस्तों में से हूँ और उसके जाती मामलात की मुझे कोई खबर नहीं। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि मार्गिया कहाँ है। मेरी ख्वाहिश है मिस पैनी कि आप मिस्टर हैंड्रिक से मेरी मुलाकात करा दें ताकि मेरे और उनके दरमियान पैदाशुदा गलतफहमी दूर हो जाए, वरना नहीं तो फिर मैं जाती तौर पर इन उलझनों से निपटने की कोशिश करूंगा। पैनी शदीद हैरत के आलम में मुझे देख रही थी और इन चंद लम्हात में ही उसका चेहरा उतर गया था। वो घबराई घबराई निगाहों से बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी। उसका बस नहीं चलता था कि उठकर भाग जाए। मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दे चुका हूँ पैनी, हालात कुछ भी हों तुम्हें मेरी मदद करना चाहिए। अभी उसने कोई जवाब नहीं दिया था कि दरवाजे पर एक लात पड़ी और दो आदमी अंदर दाखिल हो गए। उनमें एक अफ्रीकी था और दूसरा यूरोपियन। दोनों बेहतरीन कसरती जिस्मों के मालिक थे। उनकी कलाइयां खौफनाक हद तक चौड़ी थी। सियाफाम ने पलटकर दरवाजा बंद किया और पैनी की तरफ रुख करके बोला, सॉरी पैनी, तुम्हारे ड्राइंग रूम की तबाही का मुझे अफसोस होगा, लेकिन मजबूरी है। शायद तुम इन्हीं दोनों का इंतजार कर रही थी पैनी। फोन पर तुम्हें इन्हीं की आमद की इतला मिली थी, मैंने कहा। पैनी के चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए। सियाफाम ने एक लंबा चाकू खोल लिया था और सफेद फाम ने हाथ में क्लिप पहन लिया था। मैं खामोशी से उन दोनों की शक्लें देख रहा था। फिर मैंने कहा, वैसे पैनी, ये मिस्टर हैंड्रिक बेवकूफ भी मालूम होते हैं। इससे कबल भी वो मेरे बारे में अंदाजा कर चुके हैं। उसके बावजूद उन्होंने इन दो गधों को भेज दिया। बहरहाल मैंने तुमसे कहा था कि पैनी, अब मैं मजबूर हो गया हूँ। यह कहकर मैंने दोनों आस्तीनें चढ़ा ली और उनके सामने खड़ा हो गया। सियाफाम ने दूसरे आदमी को पीछे हटा दिया और चाकू एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालते हुए बोला, डैनी मार्च के बारे में बताओगे? वो कहाँ है? जहन्नम में। जहन्नम में चलोगे उसे तलाश करने? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सियाफाम ने मुझे जगाई दी और दूसरे इल्ले में मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैंने भी फौरन सियाफाम की कलाई अपनी गिरफ्त में ली और फिर पंजाब की रवायती धाड़ मेरे हल्क से निकली और मैंने सियाफाम को उल्ट दिया। अगर दूसरा आदमी बर्क रफ्तारी के साथ मुझ पर हमला न कर देता तो शायद सियाफाम के जबड़ों की हड्डियां टूट गई होती। मैं अपनी जगह से हट गया और इसी तरह मैंने उस सियाफाम के हमले को नाकाम बना दिया और फिर मेरा हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा और वो सफेद फाम पर जा गिरा। दोनों फुर्ती से खड़े हो गए और सियाफाम फिर चाकू लहराता हुआ मुझ पर हमला आवर हो गया। मैंने पलटकर एक लात उसके सीने पर मारी और जो जिस्तू की दूसरी लात उसके मुंह पर पड़ी। सियाफाम के कई दांत टूट गए। वो खून की कुलियां करने लगा। चाकू उसके हाथ से निकलकर मेरे हाथ में आ गया। मैंने गर्रा कर कहा, अगर तुमने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की पैनी, तो ये चाकू तुम्हारी पुश्त में पेवस्त हो जाएगा। पैनी के हल्क से खौफ में डूबी हुई आवाज निकली, मार्गिया कहाँ है? मैंने सफेद फाम से कहा। सफेद फाम ने दांत पीसकर मुझ पर हमला किया था, लेकिन वो दाहिने गाल पर चाकू का जख्म खाकर पीछे हट गया। मैं तुम्हारे दोनों होंठ काट दूंगा, वरना बता दो कि मार्गिया कहाँ है। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। सफेद फाम मुझ पर वहशियाना हमले कर रहा था, लेकिन मैं उसके तमाम वार खाली दे रहा था। उसके साथ ही मैं सियाह फाम और पैनी की तरफ से भी गाफिल नहीं था। एक बार जब सफेद फाम ने मुझ पर हमला किया तो ऐन उसी वक्त सियाह फाम ने सोफा उल्ट दिया। मैं सोफे की लपेट में आते आते बचा था, लेकिन इस बार मैंने सोफे पर चढ़कर सियाह फाम पर छलांग लगाई और एक ठोकर उसकी कनपट्टी पर रसीद कर दी। फिर दूसरी लात उसकी गुद्दी पर जमाई और उसके साथ ही मुझे उससे निजात मिल गई। सफेद फाम अभी बाकी था, उसके गाल से खून निकल रहा था। मैंने चाकू सीधा किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। सफेद फाम पीछे हट रहा था और फिर वो दीवार से जा लगा। दफातन मैंने एक तपाई पैर में फंसाकर उसकी तरफ उछाली और यूं ही वो तपाई से बचने के लिए झुका, मैं छलांग लगाकर उसके सर पर पहुंच गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूरी कुव्वत से मोड़ा और चाकू की नोक उसकी गुद्दी पर रख दी। बताओ मार्गिया कहाँ है? सफेद फाम शदीद तकलीफ में मुबतला था। उसके मुंह से कराती हुई आवाज निकली, मुझे नहीं मालूम। तब फिर तुम भी जहन्नम में जाओ। मैंने उसे धक्का दिया और फिर उसी के बाल पकड़कर उसकी पेशानी दीवार पर मारने लगा। आखिर मैंने बाल पकड़कर ही उसे जमीन पर फेंक दिया। सफेद फाम का पूरा चेहरा खून से तर हो गया था। वो इस तरह हाथ पांव पटक रहा था जैसे जान कनी के आलम में हो, और फिर वो बेहोश हो गया। पैनी ने एक हिचकी सी ली। मर गए दोनों, मर गए? वो खौफजदा लहजे में बोली। उसके बदन पर लर्जा तारी था। मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ पैनी कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये दोनों मर गए? उसने संभल कर पूछा। पता नहीं, मर भी गए हों तो इसमें मेरा कसूर नहीं। मैं डैनी के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम ये बात हैंड्रिक को बता दो और उससे कह दो कि अब मेरे साथ ऐसा कोई दूसरा खेल ना खेला जाए तो बेहतर होगा। पैनी खुश होंठों पर जबान फेर रही थी। क्या तुम इंसानियत के नाम पर मेरी मदद नहीं करोगी पैनी? मदद? वो लरजती हुई आवाज में बोली। हाँ मदद। मैं। उसने खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखा, फिर बोली, मैं क्या मदद कर सकती हूँ?
मैं इस जजीरे से निकलना चाहता हूँ, यकीन करो ये मेरे बस में नहीं है। यहाँ अमोनिया मिल जाएगा? मुझे ये मेकअप साफ करना है। मैंने कहा हाँ अमोनिया मौजूद है। कहाँ है? मैंने पूछा। दूसरे कमरे में है, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दे दूं, पैनी ने कहा और मैं उसके साथ कमरे से निकल आया। दफातन पैनी ने रास्ते में रुकते हुए कहा, सुनो एक काम करो। क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। दूसरे कामों से पहले थोड़ी सी मदद मेरी भी करो। पहले मुझे बांध कर यहाँ डाल दो, मैं बेहोश होने की अदाकारी करूंगी। उसके बाद बाहर से उस मुलाजिम को भी पकड़ लाओ, उसे मेरी एक झलक दिखाकर बेहोश कर दो। इस तरह मैं किसी अदाब का शिकार होने से बच जाऊंगी। मैं समझ रहा हूँ। ये कहकर मैंने हमदर्दाना नजरों से पैनी की तरफ देखा और फिर उसकी ख्वाहिश पर अमल किया। रस्सी उसी ने फराम की थी। मैंने उसके कई टुकड़े किए, 2 टुकड़ों से उन दोनों को बांध दिया जो बेहोश पड़े हुए थे। फिर पैनी को बांधकर वहीं डाल दिया। उसके बाद स्याहवाम का चाकू लेकर बाहर निकल आया। अमारत का इकलौता मुलाजिम दरवाजे के बाहर मौजूद था। उसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि सूरत हाल इस तरह बदल जाएगी। मैंने दरवाजा खोला तो उसने मुस्कुराती निगाहों से पलट कर देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। मैंने आगे बढ़कर चाकू की नोक उसकी गर्दन पर रख दी और करख्त लहजे में कहा, उठो। वो जल्दी से उठ गया और गिगियाई हुई आवाज में बोला, खैरियत खैरियत मिस्टर, मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे अंदर धकेला, फिर उसे लेते हुए उस कमरे में आ गया जहां वो तीनों मौजूद थे। मुलाजिम ने उन्हें देखा तो उसका सर चकरा गया। तीनों? उसकी आवाज डूबती चली गई। चारों, और खड़ा हाथ उसकी गर्दन पर रसीद कर दिया। फिर दूसरी ज़रब ने उसके होश छीन लिए और चंद लम्हात के बाद वो भी इन्हीं के पास बंधा पड़ा था। उसके बाद मैंने लड़की को आज़ाद किया और उसे साथ लेकर उस दूसरे कमरे में दाखिल हो गया जहां एक अलमारी से पैनी ने एक शानदार मेकअप बॉक्स निकाला। मेरी आंखें उसे देखकर चमक उठी। मेकअप बॉक्स में बेहतरीन सामान मौजूद था जिससे शक्लें बदलने में बहुत आसानी हो सकती थी। मैंने मुस्कुराकर पैनी से कहा, यह डिब्बा निहायत कीमती है, तुम इसे ले जा सकते हो, मगर क्या करोगे? उसने कहा। लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अमोनिया की स्प्रे बोतल निकाल ली। फिर दूसरे ही लम्हे अमोनिया की फवार मेरे चेहरे को भिगोने लगी। पैनी जो ज़हनी तौर पर बहुत थकी थकी लग रही थी, मुझसे इजाजत लेकर एक सोफे पर बैठ गई। प्लास्टिक मेकअप के टुकड़ों ने थोड़ी देर के बाद अपनी जगह छोड़ दी और मेरा असल चेहरा नुमाया हो गया। पैनी की आंखों में अजीब तासरात नजर आ रहे थे। फिर उसने पूछा, ये तुम्हारी असल शक्ल है? क्यों, कोई शक है? नहीं, मगर तुम लबनानी तो नहीं मालूम होते। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। फिर कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? है मेरा भी एक वतन। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। बहरहाल इस वक्त ये बातें बेकार हैं। मैंने तुमसे मदद की दरख्वास्त की थी। तुम यकीन करो, मैं एक मामूली हैसियत की लड़की हूँ। छोटे मोटे काम लिए जाते हैं मुझसे। एंड्रिक इस जजीरे का शहनशाह है। सारे जजीरे की आबादी उसकी महकूम है। कोई उसकी इजाजत के बगैर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये एंड्रिक आखिर क्या चीज है? कातिल, खूनी, स्मगलर, हर किस्म के जराइम कराता है। वो इसराइल के मजमूम मकासद की तकमील के लिए असला सप्लाई करता है। वो सबसे बड़ा सप्लायर है असले का। ओह, मैंने तहय्यर अमेज अंदाज में कहा। हाँ, बैरूत में फलस्तीनियों और लबनानी मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें एंड्रिक का बहुत बड़ा हाथ होता है। बल्कि ये तमाम साजिशें इसी जजीरे पर तैयार होती हैं। जब कोई हंगामा बरपा होता है तो न जाने कहां कहां से लोग हेलीकॉप्टरों और लांचों पर सवार होकर यहां पहुंच जाते हैं। एंड्रिक की रिहायशगाह के गिर्द मुसल्लह अफराद का पहरा लग जाता है। किसी को वहां पर जाने की जरूरत नहीं होती। हफ्तों मीटिंगें जारी रहती हैं। मुझे यकीन है कि उनमें इसराइली हुकूमत के सरबराह और वो लोग शामिल होते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि बैरूत में मुसलमानों और ईसाइयों में जंग शुरू हो गई है और इस सारी कार्रवाई का आगाज यहाँ से होता है। बहुत से जहाज असला लेकर आते हैं। ये असला पहले यहाँ उतारा जाता है और फिर यहाँ से लांचों के जरिए बैरूत स्मगल हो जाता है। इस सिलसिले में एंड्रिक बड़ी समझदारी से काम करता है। मैं इन तमाम बातों पर गहरी निगाह रखती रही हूँ। मेरा यही अमल रहा है, लेकिन ये सब कुछ मेरी ज़ात तक महदूद है। एंड्रिक की कौमियत के बारे में भी सही अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है। मुमकिन है वो खुद भी यहूदी हो। उसकी फितरत में शैतानियत और मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ हर शख्स की जान हमेशा सूली पर लटकी रहती है। गरीब तबके के लोगों को उसने खास तौर पर अपनी मुट्ठी में ले रखा है। उन्हें तरह तरह की सहूलतें फराम करता है। बड़ा नेक और परहेजगार मशहूर है, मगर हम लोग जानते हैं कि वो क्या है। हम अपने अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों या किसी गलती का शिकार होने वालों के लिए वो बराह रास्त कोई कदम नहीं उठाता। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन बस यूं होता है कि वो अचानक किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। किसी ऐसे हादसे का जो खुद उनके लिए भी गैर मुतवक्के होता है। और तवील अरसे तक लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि ये कोई हादसा था या एंड्रिक की तरफ से दी जाने वाली सजा। फिर बाद में यही पता चलता है कि वो उनकी हमाकत की सजा थी।
तो ये है हैंड्रक, समझे तुम? और अब मुझे बताओ कि मैं इतनी मामूली सी लड़की तुम्हें यहाँ से कैसे निकाल सकती हूँ? मैं तो बहुत मजबूर और बेबस हूँ। मैं अपने जिस्म में शदीद सनसनी महसूस कर रहा था। दर हकीकत ये इंतहाई कीमती मालूमात थी जो मुझे पैनी से हासिल हुई थी। हैंड्रक के बारे में इस अंदाजे से तो मैंने सोचा ही नहीं था, मगर पैनी ने जो कुछ बताया था वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता था और अब मेरे अंदर मेरी सोच में नुमायां तब्दीलियां पैदा हो गई थी। बेशक फरहाना तंजीम के लिए काबिल तवज्जो थी और वो इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे, लेकिन हैंड्रक की शख्सियत शायद खुद उनके इल्म में भी ना होगी। मैंने फरहाना से कहीं आगे की शख्सियत को तलाश कर लिया था और अगर मैं बराह रास्त इसके खिलाफ किसी कार्रवाई का आगाज कर देता तो यकीनी तौर पर वो तंजीम के मफाद में ही होता। रह गया फरहाना का मसला, तो इस सिलसिले में भी मेरे ज़हन में एक अजीब सा तसव्वुर उभरा था। जैसा कि तंजीम का ख्याल था कि फरहाना पुरअसरार कार्रवाइयों में मुलव्वस मालूम होती है और उसका ताल्लुक कुछ खास लोगों से है जिसके बारे में तंजीम को कोई वाज़े सही अंदाजा नहीं हो सका था। तो यहाँ तो इस बात की नफी हो जाती है कि फरहाना अगर किसी भी तरह सियोनी कुव्वतों की आलाकार होती तो कम अज कम हैंड्रक से उसकी दुश्मनी ना होती। ये बात जरा उलझाने वाली थी। बहर सूरत जिस जगह मैं मौजूद था वो बहुत मखदूश थी और यहाँ रहकर कुछ सोचने समझने का मामला टेढ़ा था। मैंने पैनी से मुखातिब होते हुए कहा कि तुम्हारी इन मालूमात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि तुम मजबूर हो, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन आ गया है पैनी। बहरहाल मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और ये जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं जानता हूँ कि जजीरे से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं आखिरी वक्त तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी तरह यहाँ से निकल जाऊं। मेरे जाने से पहले इतना और बता दूं, कहीं तुम तो कोई खतरा महसूस नहीं कर रही हो? मैंने पूछा। नहीं, बस तुम मुझे रस्सी से हाथ बांध कर डाल जाओ। वो लोग यकीनन पहले टेलीफोन पर मुझसे सूरत हाल मालूम करेंगे। मेरी तरफ से कोई जवाब मसूल नहीं हुआ तो वो यहाँ पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे। इस तरह मैं बच जाऊंगी। वैसे एक पेशकश करूं तुम्हें? हाँ हाँ पैनी, जरूर। अगर किसी उलझन का शिकार हो या तुम्हें किसी पनाहगाह की तलाश हो तो यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें महफूज रखूंगी। क्या वाकई पैनी? क्या तुम मुझे पनाह दे सकती हो? हाँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। इतना कहकर उसने मुंह फेर लिया। मैं चंद लम्हों तक खड़ा उसे देखता रहा, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंच गया। मैंने तुमसे मदद की दरख्वास्त की थी पैनी, और मुझे मुसर्रत है कि तुमने मेरी मदद की। यह अलग बात है कि तुम्हारा ताउन सिर्फ अल्फाज तक ही महदूद रहा। आओ मैं तुम्हें बांध दूं ताकि तुम किसी उलझन का शिकार न होने पाओ। पैनी ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से मेरे साथ उस कमरे में आ गई जहां वो तीनों आदमी अब भी बेहोश पड़े हुए थे। मैंने पैनी को रस्सी से बांधते वक्त मुरम्मत से काम नहीं लिया था ताकि किसी को शुबा ना हो सके। इसका इजहार मैंने पैनी से भी कर दिया और उसने अपनी गर्दन को जंबश देते हुए कहा, हाँ यही मुनासिब है, वरना मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। अच्छा पैनी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। वो रोने वाली आंखों से मुझे देखते हुए बोली और मैं वहां से बाहर निकल आया। मेकअप का डिब्बा मैं साथ ला सकता था, लेकिन मेरे लिए वही मसला था, जजीरे पर कोई ऐसी पनाहगाह नहीं थी जहां मैं क़याम कर सकता था। चुनाचे उसे कहाँ साथ लिए लिए फिरूंगा, ये सोचकर मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। फिर भी एक बात मेरे लिए बाइस तस्कीन थी कि पैनी ने मुझे अपने ताउन का यकीन दिलाया था। अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो यहाँ क़याम करना मुनासिब रहेगा। चुनाचे यहाँ से चलते वक्त मैंने इस मकाम को ज़हन में महफूज कर लिया था। उसके बाद फिर वही आवारा गर्दी शुरू हो गई। वैसे मैंने माइकल के मेकअप से निजात हासिल कर ली थी और अब मैं अपने असल रूप में था। हैंड्रक के बारे में जो मालूमात हासिल हुई थी वो मेरे लिए खजाने की हैसियत रखती थी। अगर कोई पुरसुकून जगह मिल जाए तो फिर बैठकर ये सोचा जाए कि अब हैंड्रक के खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहिए। मैं यकीनी तौर पर इस जजीरे में तनहा था। मुझे सड़क की दोनों सिमतों में फैली हुई चट्टानें याद आईं और मैंने सोचा कि अगर वापस जाकर इन चट्टानों का रुख करूं तो मुमकिन है कोई ऐसी पनाहगाह मिल जाए जहां छुप कर रहा जा सके। इस ख्याल के तहत मैं तेजी से उस तरफ बढ़ गया और बिलाखिर उस सड़क पर पहुंच गया जहां गुजर कर यहाँ तक आया था। सड़क की इतराफ में दूर तक खूबसूरत दरख्त और सरसब्ज़ खेत फैले हुए थे। चट्टानें शायद इस जजीरे का खास हिस्सा थी और उन्हें उनकी जगह से हटाने की कोशिश नहीं की गई थी। मैं इन चट्टानों को देखता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर एक चट्टान के पास पहुंचकर रुक गया। वो चट्टान ही थी लेकिन पहाड़ नमा। अचानक मुझे एक खला नजर आ गया जो यकीनी तौर पर चट्टान के अंदर गार का रास्ता था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर उस रास्ते में गार के अंदर दाखिल हो गया। वक्ती तौर पर पोशीदा रहने के लिए ये बेहतरीन जगह थी। बस खाने पीने का मामला था, लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं था। मैं करीबी फलदार दरख्तों और सरसब्ज़ खेतों को देख चुका था। खेतों में गाजरें, मूलियां, चकंदर और ऐसी दूसरी सब्जियां बकसरत मौजूद थी।
जिनसे किसी कदर पानी की कमी भी पूरी हो सकती थी और पेट की आग भी बुझाई जा सकती थी। अगर कुछ भी ना मिला तो इनसे कुछ ना कुछ काम चलाया जा सकता है, बशर्तिया के ये गार उनकी निगाहों से पोशीदा रहे। गार से थोड़े फासले पर लंबी लंबी घास थी। अगर ये घास गार के दाने पर भी होती तो मुझे छुपने के लिए ये जगह बेहतरीन थी। मजीद कोशिश करके इस जगह को दूसरों की निगाहों से महफूज रखा जा सकता था। मैं एक और तरकीब सोची। ये लंबी लंबी घास अगर काट कर इस गार के दाने पर ढेर कर दी जाए तो मुमकिन है कि किसी वजह से इस पर ना जाए। यह ख्याल मेरे ज़हन में जड़ पकड़ गया और मैंने इस जैसी लंबी घास को उखेड़ना शुरू कर दिया। बहुत सी घास उखेड़ने के बाद मैंने उस ढेर को चट्टान के दाने पर जमा दिया और खुद अंदर दाखिल हो गया। इस किस्म का रास्ता मैंने बना लिया था कि मुझे बाहर निकलने में कोई दिक्कत ना हो और अगर कोई इत्तेफाकिया तौर पर इधर से गुजरे तो उसे ये शक ना हो कि चट्टानी गार में कोई पोशीदा है। गार अंदर से साफ सुथरा था, अगरचे बहुत कुशादा ना था, लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी तरह इसमें लेट भी सकता था और आसानी से उठकर बैठ भी सकता था। मुझ पर थकन तारी थी। ये थकन दरअसल ज़हनी थी। ख्यालात का तूफान ज़हन में उमड़ रहा था और मैं न जाने क्या कुछ सोचता रहा था। सोचते सोचते मुझे गहरी नींद आ गई और फिर उस वक्त आंख खुली जब रात हो चुकी थी। मैंने एक अंगड़ाई ली और उठकर बैठ गया। अब भूख लग रही थी और एक अजीब सा इसमें हलाल तारी था। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर चट्टानी गार से बाहर निकल आया। सब्जियों पर गुजारा किया जा सकता था, लेकिन रात के इस वक्त का हुसूल भी खासा मुश्किल काम था। चुनाचे तरकारियों के खेत से होता हुआ मैं सड़क की तरफ चल पड़ा। फिर सड़क अबूर करके मैं उस इलाके में पहुंच गया जहां कुछ मकानात नजर आ रहे थे जो बज़ाहिर आसूदा हाल लोगों की मलकियत महसूस होते थे। गरीबों की बस्ती यहाँ से फासले पर थी। इन मकानात की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैं जरा मोहतात भी था। वैसे यहाँ के लोग आम हालात में नहायत पुरसुकून जिंदगी गुजारते थे। यकीनी तौर पर यहाँ चोरियाँ नहीं होती होंगी क्योंकि चोर माल लेकर कहीं दूर जा नहीं सकता और अगर कोई ऐसी वारदात हो जाती तो चोर का पकड़ा जाना नहायत आसान होता। दूसरे जराइम भी यहाँ ना होते होंगे क्योंकि हेनरिक एक मोहतात और बाखबर आदमी था और किसी भी उन्वान यहाँ जराइम की परवरिश नहीं हो सकती थी। बहर सूरत मैं उस मकान तक पहुँच गया जो सबसे पहले मेरे सामने आया था। मकान के हाथे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। यह रोशनी उस बल्ब की थी जो मकान के सदर दरवाजे पर लगा हुआ था। अंदरूनी हालात का कोई सही अंदाजा नहीं किया जा सकता। मकान का हाथा इतना बुलंद नहीं था कि उसे अबूर करने में कोई दिक्कत पेश आती। मैं चार दीवारी अबूर करके अंदर पहुंच गया और फिर मकान के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। अंदर दाखिल होने के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश थी और यह मुनासिब जगह एक पाइप था जो मुझे इस खुली हुई खिड़की तक ले जा सकता था जो तकरीबन 12 फुट की बुलंदी पर नजर आती थी। मामूली सी जिद्दोजहद के बाद पाइप पर चढ़कर मैं खिड़की की रास्ते अंदर दाखिल हो गया। ये बाथरूम था। खूबसूरत टाइलों से मुज़य्यन एक जानिब बाथ टब मौजूद था। उसे किसी जदीद मकान का खूबसूरत बाथरूम कहा जा सकता था। फिलहाल मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बाथरूम के दरवाजे को आजमाया। अंदर से खुल जाने वाला दरवाजा था। मैंने उसे खोलकर दूसरी जानिब कर दिया। ये शायद कोई कमरा था, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वहाँ कोई मौजूद है या नहीं। बहरहाल हिम्मत तो करना ही थी। मैंने बाथरूम के दरवाजे को बंद किया और कमरे की दीवारें टटोलने लगा। मुझे दीवारों पर कोई स्विच बोर्ड तो मिल ना सका, लेकिन चंद लम्हात के बाद आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई। मैंने गौर से देखा तो मुझे एक जानिब मुसहरी पड़ी हुई नजर आई। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था, इसलिए कोई मेरे कदमों की चाप भी नहीं सुन सका था। मुझे मुसहरी पर कोई नजर नहीं आया। इसका मतलब था कि कमरा खाली है। फिर मैंने किसी न किसी तरह दरवाजा भी तलाश कर लिया और मेरी खुशकिस्मती थी कि दरवाजा बाहर से बंद नहीं था। दरवाजे से गुजरकर मैं एक लंबी चौड़ी रायदारी में आ गया और फिर एक सिमत का तयन करके चल पड़ा। रायदारी एक और कमरे पर जाकर खत्म हुई थी कि दरवाजे के नीचे से मदम रोशनी झांक रही थी। ये बेडरूम था जिसमें यकीनन मकान के मुकीम मौजूद थे। चुनाचे मैं वहां से पलटा और रायदारी के दूसरे हिस्से की जानिब चल पड़ा। ये दूसरा हिस्सा मुझे हाल में ले गया और इस हाल से गुजरकर बिलाकर मैं अपनी मतलूबा जगह पहुंच ही गया, यानी किचन में। मैंने किचन का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। रोशनी करना खतरनाक भी हो सकता था, मगर रोशनी किए बगैर चारा भी तो नहीं था। मैंने इस किचन में स्विच तलाश किया और किचन रोशन हो गया। खूबसूरत कुशादा किचन था जिसमें एक जानिब बड़ा सा डीप फ्रीजर रखा हुआ था। एक छोटा सा फ्रिज भी था। एक तरफ ओवन लगा हुआ था। मैंने फ्रिज खोला, फल वगैरह सामने ही नजर आ रहे थे। मक्खन और पनीर के पैकेट और फ्रिज के ऊपर रखी हुई डबल रोटी। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और डबल रोटी और पनीर निकाल कर वहीं बैठ गया। ये चीजें मुझे बड़ी नीमत महसूस हो रही थी। मैंने खाना शुरू कर दिया। कोई 2 या 3 मिनट गुजरे होंगे कि दफातन मुझे किचन के दरवाजे पर हल्की सी आहट महसूस हुई और मैं उछलकर खड़ा हो गया। किचन का दरवाजा खुला और शब्बे ख्वाबी के लिबास में मलबूस
एक तंदुरुस्त कदो कामत की औरत मुझे नजर आई। क्योंकि वो बाहर तारीकी में थी इसलिए मैं उसका हैवला ही देख सका। औरत के अंदाज से जाहिर हो रहा था जैसे वो मुझे देख रही है। औरत कुछ देर तक खामोश रही, फिर अचानक उसकी आवाज उभरी, प्लीज बाहर आ जाओ। ये आवाज न जाने क्यों मुझे जानी पहचानी महसूस हुई थी। मैं आगे फाड़ पड़ कर उसे देखने लगा। वो चंद कदम और आगे बढ़ आई और दूसरे ही लम्हे मेरा सर झिंझना कर रह गया। ना शरीर झटका लगा था ज़हन को कि पूरा जिस्म एक लम्हे के लिए मफलूज सा होकर रह गया था। क्योंकि ये डैनी मार्श स्मिथ थी। डैनी मार्श स्मिथ की यहाँ मौजूदगी का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। चुनाचे मेरी जो हालत हुई वो एक फितरती रद्द अमल था। फिर भी मैंने खुद पर काबू पाने में ज्यादा वक्त सरफ नहीं किया और मुतवादन लहजे में बोला, तुम डैनी हो ना? हाँ, बाहर आ जाओ, उसने नरम लहजे में कहा। तुम देख रही हो इस वक्त मैं एक जरूरी काम में मसरूफ हूँ। मैंने जवाब दिया, प्लीज मिस्टर शहबाज बाहर आ जाओ। तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। डैनी ने कहा, खूब मिस डैनी मार्श स्मिथ, आप तो बड़े खूबसूरत बोल लेती हैं, लेकिन मैं अभी भूखा हूँ। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन खाने का बंदोबस्त करती हूँ। सॉरी डैनी, ये नहीं हो सकता। मिस्टर शहबाज बराए करम मुझ पर भरोसा करो, डैनी ने आजिज़ी से कहा और मैं अपने दोनों शानों को जंबिश देते हुए बोला, अगर तुम इजाजत दो तो मैं यहीं किचन में एक कोने में बैठ जाऊं। अगर तुम मुझसे हमदर्दी रखती हो और मेरी खातर मदारत करना चाहती हो तो इस वक्त एक कप चाय या काफी दे दो, मेरा काम बन जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम इस स्टूल पर बैठ जाओ, उसने कहा और आगे बढ़कर डबल रोटी और पनीर वगैरह मेरे हाथ से ले लिया। उसके चेहरे पर तासफ के आसार नजर आ रहे थे। मैं स्टूल पर जाकर बैठ गया और डैनी ने आस्तीनें चढ़ाकर जल्दी जल्दी चूल्हा जला दिया और फ्रिज खोलकर चंद चीजें निकाली। एक केतली में चाय के लिए पानी रखकर उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया और घूमकर मेरी जानिब देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें नींद की सुर्खी में डूबी हुई थी। उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? यहाँ से तुम्हारी क्या मुराद है डैनी? इस जजीरे में या तुम्हारे इस घर में? मैं इस घर की बात कर रही हूँ। क्या जजीरे पर तुम्हें मेरी मौजूदगी का इल्म था? हाँ, उसने जवाब दिया। तो फिर शायद तुम्हें यह भी इल्म होगा कि मैं यहाँ जजीरे में किसी के ज़ेरे आताब क्यों हूँ? नहीं, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। सच कह रही हो डैनी? हाँ शहबाज, मैं सच कह रही हूँ। बस मुझे ये मालूम था कि तुम इस जजीरे पर मौजूद हो, लेकिन तुम्हारी यहाँ मौजूदगी क्या मायने रखती है डैनी? मैंने उससे पूछा। बता दूंगी शहबाज, इतनी जल्दी क्या है? उसने उदास लहजे में पूछा। यहाँ तुम्हारे अलावा इस मकान में और कोई तो नहीं? नहीं, अलबत्ता इमारत के बैरूनी गेट पर एक चौकीदार मौजूद है जो यकीनन सो रहा होगा। इसके अलावा और कोई तो नहीं? मैंने पूछा। यकीन करो कोई नहीं, मैं यहाँ तनहा हूँ। गोया मैं यहाँ सुकून से बैठ सकता हूँ। हाँ, अगर तुम दूसरों की निगाहों से बचते हुए यहाँ तक पहुंचे हो तो फिर तुम्हें कोई खतरा नहीं। तारीख रात में इस वक्त मेरा ख्याल है किसी ने मुझे यहाँ आते हुए नहीं देखा होगा। खाम ख्याली है तुम्हारी, एक एक हरकत पर निगाह रखी जा रही है। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने चौंकते हुए पूछा। मैंने कहा ना कि पहले कुछ खा पी लो, उसके बाद तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मैं तुमसे मिलने की बेहद ख्वाहिशमंद थी। बारहा मैंने ये आरज़ू की थी कि काश किसी तरह तुम छुपते छुपाते यहाँ आ ही निकलो, और बाज़ औक़ात इंसान की आरज़ू किसी तरह पूरी हो ही जाती है। डैनी, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि तुम्हें देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की कतई तवक्को नहीं थी। यकीनन ऐसी बात होगी, उसने कहा और फिर डीप फ्रीजर खोलकर उसमें से बीफ और चंद दूसरी चीजें निकालने लगी। मैं काफी हद तक पनीर और डबल रोटी खा चुका हूँ, इसलिए ज्यादा तकल्लुफ की जरूरत नहीं। थोड़ी सी गुंजाइश है, उसके लिए चंद मामूली चीजें तैयार कर लो। मैं वाकई तुम्हारी इस मेहमान नवाजी के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। गुज़िश्ता वाक़यात जिस तरह भी गुजरे हों, लेकिन मैं इस खातर के लिए तुम्हें फरामोश नहीं कर सकूंगा, मैंने कहा। मगर डैनी ने कोई जवाब नहीं दिया और केतली की जानिब मुतवज्जा हो गई। मेरी हैरत अब भी अपने उरूज पर थी। दिमाग के किसी खाने पर यह बात किसी तरह फिट नहीं हो रही थी कि डैनी की यहाँ मौजूदगी क्या मायने रखती है। आज तक मुझे डैनी के लिए ही तो परेशान किया जाता रहा था, फिर डैनी यहाँ किस तरह पहुंची? जबकि जजीरे के हालात मुझे मालूम थे। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था और मेरी तमाम तर जहानत इस सवाल के आगे खत्म हो गई थी। चुनाचे मैंने खामोशी ही इख्तियार की और इसी दौरान डैनी ने काफी तैयार कर ली थी और कुछ सैंडविच वगैरह भी बना लिए थे। उसके बाद टमाटो केचप की एक बोतल लेकर वो ट्रे में सजाए हुए मेरे पास पहुंच गई। प्लीज, उसने ट्रे मेरे सामने रख दी और 2 प्यालियों में काफी निकालने लगी। मैंने बेतकल्फी से तमाम चीजें खाई, काफी के 2 कप पिए और फिर डैनी के साथ किचन से बाहर निकल आया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करके वापस भी जा सकता हूँ डैनी, अगर तुम किसी किस्म की उलझन महसूस कर रही हो मेरी वजह से। उसने उदास निगाहों से मुझे देखा और फिर हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट बंद कर दी। मेरे साथ आओ शहबाज, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे थोड़ी देर बातें करूंगी, वो बोली और मुझे लिए हुए उसी कमरे में पहुंच गई जो रायदारी के आखिरी सरे पर था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। गालिबन डैनी ने किचन में दाखिल होते वक्त मेरे कदमों की जाप सुन ली थी और बाहर निकल आई थी।
खूबसूरत कमरे में पहुंचकर मैं एक सोफे पर बैठ गया और डैनी मुझसे चंद गज के फासले पर अपनी मुसहरी पर दोनों पांव लटका के बैठ गई। तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए क्या ख्यालात हैं शिबाज? बहुत अजीब और बहुत ही परेशान कुन। परेशान कुन क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे लिए एक अजाब की हैसियत कर गया है। तफसील बताओगे कुछ? हाँ, तफसील यही है कि मुझे अगवा करके इस जजीरे पर लाया गया है सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि डैनी मार्श कहाँ है। ओह, तो ये चक्कर चलाया उन लोगों ने। हाँ, और इस सिलसिले में अच्छी खासी हंगामा आराइयाँ हो चुकी हैं। लेकिन डैनी मार्श, क्या तुम मुझे अपने बारे में मजीद कुछ बताना पसंद करोगी? मैं किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाऊं शहबाज, बस यही सोचती हूँ। मुसीबत का शिकार क्यों हो जाओगी? जाहिर है कि मैं भी हेंड्रिक के गुलामों में से हूँ। क्या? मैं उछल पड़ा। हाँ, तुम क्या समझते हो? हेंड्रिक बेहद चालाक और मार्गिया उसकी दस्ते रास्त है। डैनी मार्श ने इंकिशाफ किया और ये इंकिशाफ भी मेरे लिए सैकड़ों बम्बों के धमाकों से कम नहीं था। मेरा ज़हन घूम कर रह गया था। चंद लम्हों तक मैं खामोशी से डैनी की सूरत देखता रहा, फिर थके हुए लहजे में बोला, डैनी, क्या तुम सच कह रही हो? तुम गौर करो तो तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा शहबाज, मार्गिया हेंड्रिक की खास आलाकार है। बैरूत में रहकर ही हेंड्रिक के मफादात के लिए काम करती है। हेंड्रिक का काम क्या है? मैंने सवाल किया। बस मुख्तलिफ अंदाज के जराइम। मैं तो उसके तीसरे दर्जे के मातहतों में से हूँ। तो मार्गिया ने यह जाल किसी खास मकसद के तहत फैलाया है? यकीन करो, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। तुम इस जजीरे पर कब आई? 3 दिन कबल कुछ काम था मुझे। मैं जब भी यहाँ आती हूँ इसी जगह क़याम करती हूँ। लेकिन तुम मेरे जहन में थे। मुझे ये बात खास लोगों से मालूम हो चुकी थी कि तुम्हें यहाँ लाया गया है और तुम परेशान कुन हालात से गुजर रहे हो। मेरे दिमाग में शदीद ख्वाहिश थी कि काश एक बार तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुमसे कुछ बातें करूं। वाकई शहबाज, न जाने क्यों तुम्हारी शख्सियत ने मुझे इस कदर मुतासर कर दिया है। ताज्जुब की बात है डैनी मार्श, वाकई ताज्जुब की बात है। इसका मतलब है कि मार्गिया कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। हाँ, मार्गिया हेंड्रिक के ग्रोह में 2 नंबर की औरत है। वो हेंड्रिक के खास मशीरों में से है और हेंड्रिक उस पर बहुत ज्यादा एतमाद करता है। हालांकि बज़ाहिर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें एक ना समझे और उन्हें अपनी कमजोरियां मालूम होती रहें। ताज्जुब की बात है, वाकई ये मेरे लिए अजीबो गरीब इंकिशाफ है। मगर शहबाज, अगर तुम हो कौन और वो तुमसे क्या चाहते हैं, ये बात तो मैं भी अभी तक नहीं समझ सका हूँ डैनी मार्श। और तुम्हारे इस इंकिशाफ ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया है। यकीन करो, मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। वैसे एक बात मुझे और बता सकोगी? पूछो पूछो, लेकिन बराए करम मेरे बारे में किसी से कुछ ना कहना। नहीं डैनी, तुम तो अचानक मेरे सबसे बड़े हमदर्दों में शामिल हो गई हो और मैं वादा करता हूँ कि जो गुफ्तगू मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई यहीं और इसी जगह खत्म हो जाएगी और मैं कभी किसी से इस बात का इजहार नहीं करूंगा कि मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? डैनी ने कहा। मार्गिया कहाँ है? यहीं, इसी जजीरे पर। मेरी उससे मुलाकात हो चुकी है। ओह, मैं गहरी सांस लेकर सोफे की पुश से टिक गया। इन चंद घंटों में मुझ पर जो इंकशाफात हुए थे वो वाकई मेरे लिए बहुत हैरान कुन थे। फिर भी जहन किसी हद तक हालात का अंदाजा लगाने में कामयाब होता जा रहा था। कहीं वो लोग मेरी तरफ से मशकूक तो नहीं हो गए? कहीं इस खेल के पीछे कोई ऐसा जज्बा तो कार फरमा नहीं जो नस्ली तासुब रखता हो? मुमकिन है उन्हें इस बात की भनक मिल गई हो कि मेरा ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से है और मैं तंजीम के लिए काम कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो गया तो बड़ी खतरनाक बात होगी। हेंड्रिक के बारे में तो मुझे मालूमात हासिल हो ही चुकी थी कि हेंड्रिक जैसे लोग मुझ जैसे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये जो चूहे बिल्ली का खेल है, ये क्या हैसियत रखता है? ये बात भी सामने आ जानी चाहिए थी। और अब मेरे पास इन मालूमात का बड़ा जखीरा मौजूद था जिनके लिए तंजीम ने मुझे वक्त किया था और ये राज फाश हो गया था कि फराना या मार्गिया कौन है। फिराना दरअसल में फिराना नहीं थी बल्कि मार्गिया थी, यहूदियों की एक आलाकार। वो सेहूनी तंजीम के लिए काम कर रही थी और हेंड्रिक उसका चीफ था। ये पूरा ग्रोह फलस्तीन के खिलाफ साजिशों में मसरूफ था और अब ये मालूमात में तंजीम को बासानी फराहम कर सकता था। यानी मार्गिया या फराना के बारे में जो कुछ मालूमात तंजीम हासिल करना चाहती थी मैं उन तक पहुंच गया था और अब मार्गिया मेरे लिए राज नहीं रही थी। मगर अब सवाल ये पैदा होता था कि इस जजीरे से निकलने के क्या इंतजामात किए जाएं। इसके लिए अब कोई बेहतर और मौसर तरकीब सोचना थी। डैनी खामोशी से मुझे देख रही थी, फिर बोली, किस उलझन में गिरफ्तार हो शहबाज? तुम खुद अंदाजा लगा सकती हो डैनी कि मेरे बारे में कैसे अजीब व गरीब हालात हो गए हैं। मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? क्या बताऊं डैनी? जो कुछ तुम हो मुझे अपने बारे में बताओ। मैं तो बस एक आवारा गर्द हूँ। ये तस्लीम करता हूँ कि जिंदगी में कोई खास काम नहीं कर सका। अब तक की जिंदगी बस यूं ही गुजरी है। वक्त गुजारने के लिए और माली मुश्किलात से बचने के लिए छोटे मोटे जराइम करके गुजारा करता हूँ। लेकिन जिंदगी में कभी ऐसे हालात से अभी साबिका पड़ेगा इसका इम्कान तक न था। मैं नहीं जानता था कि ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं।
मार्गिया मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। उसने खुद मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। मैं भी उन आम लोगों की तरह उसकी तरफ बढ़ गया था जो दौलत के लालच में इस किस्म के चक्रों के मतलाशी होते हैं। मार्गिया ने मुझे अपने साथ रखा और फिर यूं महसूस होने लगा जैसे वो मुझसे खुसूसी तवक्कुआत रखती है। थोड़े बहुत हालात तुम्हारे इल्म में भी है डैनी। उसके बाद मुझे अगवा करके यहाँ ले आया गया और अब मेरे साथ चूहे बिल्ली का ये खेल खेला जा रहा है। वो लोग मुझसे यही सवाल कर रहे थे कि डैनी मार्श कहाँ है। जाहिर है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं नहीं जानता था कि मार्गिया ने तुम्हें कहाँ पहुँचाया है। ओह, अब तो ये तुम सब कुछ जान चुके हो कि मार्गिया ने एक गहरी साजिश की थी, लेकिन तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है इसका भी मैं सही तजजिया नहीं कर सकती। नहीं जानती कि वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं। तुम्हारी कोई और हैसियत तो नहीं है शहबाज? मसलन मैंने सवाल किया और डैनी ने अपने खुश कोंटों पर जबान फेरी। देखो शहबाज, मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरे बारे में गलत नहीं सोचोगे। ये जो सारी बातें कर रही हूँ मैं तुमसे, वो बस तुम्हारी हमदर्दी में कर रही हूँ। मैं बजाते खुद कोई बुरी औरत नहीं, हालांकि हालात का शिकार होकर इन जराइम पेशा लोगों के चुंगल में फंस गई और फिर इतनी दूर निकल आई कि वापसी मुश्किल हो गई। चुनाचे मैंने ये जिंदगी अपना ली, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में इंसानी हमदर्दी भी पैदा हो जाती है और मैं चाहती हूँ कि लोगों के लिए कुछ करूँ। मेरा ख्याल है इस जज्बे ने मुझे तुम्हारी जानिब माइल कर दिया। तुम यकीन करो कि इससे कबल मैंने तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं था। बस मुझे किसी आर्ट का एहसास हुआ था और फिर किचन में रोशनी देखकर मैं इस तरफ आ गई। मैंने तुम्हें पहले भी देखा था और अब इस हाल में देखकर बहुत दुख हुआ और ये दुख इंसानी हमदर्दी का रद्द अमल था। इंसानी हमदर्दी के नाते मैं तुमसे मुतासिर हुई और उसी जज्बे ने मुझे तुम्हारे सामने जबान खोलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मुझे मेरे इस जुर्म की सजा नहीं मिलना चाहिए। मैं वादा कर चुका हूँ डैनी कि ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। शुक्रिया। क्या तुम्हारा ताल्लुक फलस्तीनियों से नहीं है? ये ख्याल तुम्हारे जहन में क्यों आया डैनी? मैंने पूछा। बस यूं ही, मैं यही सोच रही थी कि कहीं वो इसलिए तो तुम्हारी जानिब मुतवज्जा नहीं कि तुम्हें फलस्तीनी समझते हैं। अगर उनके दिल में ये ख्याल भी है तो ये उनकी हमाकत है, क्योंकि मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। किसी भी तंजीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा और ना शायद कभी आगे रहेगा, इसलिए कि मेरी लाउबाली फितर मुझे कहीं भी चैन से बैठने नहीं देती। मैंने मसले से काम लेते हुए कहा, यह बात मैंने सिर्फ इसलिए सोची थी शहबाज कि आखिर वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं। खैर, कभी ना कभी इसका पता भी चल ही जाएगा। डैनी पुरख्याल अंदाज में बोली। डैनी, यहाँ से निकलने की कोई तरकीब नहीं हो सकती? बहुत मुश्किल है डेयर, बहुत ही मुश्किल। अलबत्ता मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकती हूँ। क्या? मैंने पूछा। किसी ना किसी तरह हेंड्रिक तक पहुंचने की कोशिश करो। उसे अपने बारे में बताओ, उससे कहो कि वो तुमसे जो कुछ चाहता है तुम उसके लिए तैयार हो। उसका एतमाद हासिल करो शहबाज, मुकम्मल एतमाद, ख्वा उसके लिए तुम्हें सख्त जिद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े। और फिर उस एतमाद को हासिल करने के बाद तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरा ख्याल है तुम बाहर की दुनिया में मौसर तरीके से अपने मकसद की तकमील कर सकोगे। यानी तुम अगर ना चाहो तो उसके मजमूम मकासद के लिए कोई काम ना करो। तुम्हें उसके लिए कौन मजबूर कर सकता है? बस इतना करना होगा तुम्हें कि हेंड्रिक की निगाहों से रुपोश हो जाओ, बल्कि बैरूत क्या, लेबनान ही छोड़ दो। तुम क्या किस्म के इंसान हो? दुनिया के किसी भी मुल्क में तुम्हारी गुंजाइश निकल सकती है। इस झगड़े से बचने के लिए इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका मेरे जहन में नहीं, डैनी ने कहा और मैं बगौर उसकी तरफ देखता रहा। मैंने डैनी से पूछा, मुझे एक बताओ, हेंड्रिक तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, उसकी रिहायशगाह पर पहुंच जाओ, वहीं किसी न किसी तरह उससे मुलाकात हो जाएगी। मशवरा निहायत मुनासिब है डैनी, मैं इसके लिए भी तुम्हारा मशकूर हूँ। तुमने बलाशुबा इस वक्त मेरी बहुत मदद की। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारे इस तावन को कभी ना भूल सकूंगा। अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर दोबारा तुमसे मुलाकात हुई और मुझे इन तुम्हारी नवाजिशात का बदला चुकाने का मौका मिला तो मैं किसी किस्म की पहलुतई नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। शुक्रिया शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया, डैनी ने कहा। मुझे अब इजाजत दो डैनी। मैं सोफे से उठ खड़ा हुआ। इस वक्त कहाँ जाओगे? डैनी ने सवाल किया। बस अब तुम्हारे मशवरों की रोशनी में आगे कदम बढ़ाऊंगा और उसके लिए मुझे छुपने की जरूरत नहीं। हालांकि इससे कबल मैं छुपता फिरा हूँ, लेकिन अब इससे क्या फायदा। हाँ, मैंने जो कुछ कहा है यकीन करो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। डैनी ने कहा, बस तो कहीं भी चला जाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर मुनासिब समझो तो रात यहीं गुजार लो, सुबह उसी रास्ते से निकल जाना जिस रास्ते से यहाँ पहुंचे थे। नहीं डियर, मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं देगा। क्यों? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। अगर किसी ने मुझे यहाँ से निकलते हुए देख लिया तो तुम्हारे हक में बुरा होगा। कम अज कम मेरे अंदर इतनी इंसानियत और शराफत मौजूद है कि मैं अपने मोहसिन को कोई तकलीफ ना दूं। यकीनी तौर पर तुम्हारी ये पेशकश मेरे लिए आरामदा है। मैं यहाँ आराम से सो सकता हूँ, लेकिन सोने के बाद मैं नहीं कह सकता कि कब आंख खुले, रोशनी हो जाए और रोशनी के बाद मैं किसी भी रास्ते से निकला तो देख लिए जाने के ज्यादा इम्कानात होंगे। ये बात तो है शहबाज, मैं उलझन में फंस जाऊंगी और वो लोग ये सोचेंगे कि मुमकिन है मैंने तुम्हें हकीकत हाल से आगाह कर दिया हो। यकीनन डैनी, और मैं कभी ये बात पसंद नहीं करूंगा। मैंने कहा,
अच्छा फिर खुदा हाफिज, काश मैं इससे ज्यादा तुम्हारी कुछ मदद कर सकती। डैनी का लहजा उदास हो गया। अच्छा डैनी इजाजत, ये कहकर मैं मुड़ा। डैनी मुझे उस कमरे तक छोड़ने आई जिसके बाथरूम से मैं अंदर आया था और फिर वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही।